गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है एडल्ट्री। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। तो अभी 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्ली को हेयर करते हुए बोला है कि उन्होंने रादर कन्फर्मेशन दी है कि एडल्ट्री का लॉ जो है वो कहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मतलब एडल्ट्री जो है वो डीक्रिमिनलाइज एक तरह से कहाँ पर नहीं होगी। तो एक्चुअली केस क्या था कि आपको पता है कि एडल्ट्री जो है सेक्शन 497 जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि जब आर्मी पर्सोनल के केस होते हैं एडल्ट्री के, तो आर्मी एक्ट के अंदर क्या वो भी जो है उसको भी आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट रखा कि जब कभी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है एडल्ट्री के केस में, एडल्ट्री बेसिकली क्या होता है, एडल्ट्री में होता है कि आप एक 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 मेल जो है वो दूसरे किसी मेल की वाइफ के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है। ठीक है, तो उसको केस को मतलब एक तरह से आप उसको ये मान सकते हो कि जो जिसकी वाइफ के साथ ऐसा किया जा रहा है वो पर्सन जो है उस पर्सन के अगेंस्ट केस कर सकता है एडल्ट्री का कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ठीक है, तो इस केस को बहुत ही पैट्रियार्कल माना गया था, बहुत ही जो है एक तरह से मेल ओरिएंटेड माना गया था। इसमें ऐसा दिखाया गया था कि क्योंकि जो है जिसकी वाइफ के साथ रिलेशंस बनाए जा रहे हैं उसका हस्बैंड केस कर रहा है, तो एज इफ़ जैसे उसकी वाइफ उसकी प्रॉपर्टी है जो वो केस कर पा रहा है। ठीक है, तो उसको बहुत पैट्रियार्कल मानकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आर्मी के केस में क्या होता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं वो बहुत दूर जो है वो लोकेटेड होते हैं, बहुत दूर सर्व कर रहे होते हैं। अगर हम अडल्ट्री को उनके केस में भी जो है डिक्रिमिनलाइज कर देंगे तो वो सिक्योर फील नहीं करेंगे, अपने फैमिली के बारे में सोचते रहेंगे कि हमारी फैमिली जो है वो ठीक है या नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के पास केस गया एक आर्मी एक्ट के अंदर एक एडल्ट्री का, तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने जो है जोसेफ शाइन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जो है वो उसका हवाला देते हुए उस केस को रद्द कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, हमको आर्मी में एटलीस्ट जो है एडल्ट्री को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, एडल्ट्री के केसेस को, ताकि जो है वो जो हमारे आर्मी के अफसर हैं जो दूर सर्व कर रहे हैं वो उनकी स्पिरिट जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, और ऊपर से क्योंकि एडल्ट्री जो है वो एक तरह से इनडिसिप्लिन का प्रतीक है, तो इसीलिए जो है आर्मी में एटलीस्ट इसको एडल्ट्री को रहने देना चाहिए। और जो है आर्मी जो है वो कोई जेंडर बेस्ड जो है एडल्ट्री के लॉ को फॉलो नहीं करती है। ऐसा नहीं सिर्फ मेल को ही जो है मेल बेस्ड ही ये एडल्ट्री लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। जो आर्मी में जो ये एडल्ट्री के केसेस होते हैं उसको डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पे लिया जाता है, और वो जेंडर न्यूट्रल होता है, चाहे वो फीमेल ऑफिसर भी हो अगर कोई, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है। तो कोर्ट ने इस बात को जो है एक्सेप्ट किया है। कोर्ट ने बोला है कि हाँ, एडल्ट्री अगर होगा आर्मी में तो उससे पेन होगा ऑफिसर्स को और उनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी आर्मी में डिसिप्लिन जो है वो पैरामाउंट है। ठीक है, डिसिप्लिन जो है वो वायलेट नहीं हो सकता। और अगर जैसे यहाँ पर लॉ भी जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, चाहे वो फीमेल ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है। अनलाइक जो आपका अदरवाइज एडल्ट्री होती है जो आपकी सिविल लाइफ में जो है उसमें तो जो है विमेन को पनिश नहीं किया जाता, सिर्फ मेन को पनिश किया जाता है। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो जोसेफ शाइन वर्डिक्ट है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को जो है वो हॉल्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक तरह से उनके फेवर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। सो एनीवेज हम देखते हैं कि एडल्ट्री होता क्या है। एडल्ट्री जो है वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स है एक मैरिड पर्सन का विद द पार्टनर अदर दैन हिज और हर स्पाउस। ठीक है, तो एक मैरिड मैन किसी और समझ लो मैरिड विमेन के साथ अगर कोई रिलेशंस बनाता है तो उस केस में उस मैरिड विमेन का जो हस्बैंड है वो इस मेल के ऊपर जो कि मैरिड मैन है उसके ऊपर केस कर सकता है कि आपने मेरी वाइफ के साथ ऐसे रिलेशन कैसे बनाए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो सामने वाला पर्सन जिसकी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए गए हैं वो अपनी वाइफ को एक तरह से जो है प्रॉपर्टी की तरह जो है वो ट्रीट कर रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी के साथ का तुमने मिसयूज़ कैसे किया। ठीक है, इस केस में सबसे जो पैट्रियार्कल चीज़ है
वो ये है कि जिस जिस मैरिड पर्सन ने दूसरी मैरिड विमेन के साथ रिलेशन बनाए हैं, उस मैरिड मैन की वाइफ जो है, क्योंकि उसके साथ भी तो धोखा हुआ है ना, वो केस नहीं कर सकती अपने मैरिड मैन के ऊपर या अपनी मैरिड जो सामने वाली मैरिड वुमेन के पास के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस एडल्ट्री लॉ को बहुत ही पैट्रियार्कल और जेंडर न्यूट्रल नहीं पाया गया, तो इसीलिए जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया था। तो 2017 का ये केस है, इसमें इसको बहुत ही आर्काइक पाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड पाया गया, इसीलिए इसको कहा गया कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ के भी अगेंस्ट है, जिसमें विमेन को जो है वो इक्वल पार्टिसिपेंट इन अ मैरिज हम नहीं समझ रहे हैं। आर्टिकल 15 को भी वॉलेट कर रहा है, क्योंकि हम इसमें सेक्स बेस्ड जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं इस लॉ के अंदर। और आर्टिकल 21 के भी अगेंस्ट है, क्योंकि विमेन को जो है उनकी डिग्निटी, सेक्सुअल ऑटोनॉमी के जो है वो गारंटी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए इसको जो है जोसेफ शाइन जजमेंट में जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्ट्राइक डाउन कर दिया था। लेकिन अब ये लॉ जो है, क्योंकि ये लॉ आर्मी एक्ट में जो है डिसिप्लिनरी के बेसिस पर चलता है और जेंडर न्यूट्रल है, इसीलिए जो है आर्मी में ये लॉ अभी भी रहेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स डिफरेंट प्रोविजंस के साथ, क्योंकि वहाँ पर ये मैटर बन जाता है डिसिप्लिन का, और वहाँ पर इवन फीमेल ऑफिसर्स को भी इसमें जो है पनिश किया जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर ये लॉ जो है वो अभी भी वैलिड होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करंट अकाउंट डेफिसिट। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2.8% तक पहुंच गया है, और ये हाईएस्ट है हमारा पिछले 4 सालों में। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट प्रोडिक्ट कर रहे थे कि 3 से 3.5% होगा, उससे कम है ऑफ कोर्स। अब क्यों बढ़ा है ये? पहली बात तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो सबसे ज़्यादा वाइड हो रहा है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो है वो फॉल करनी शुरू हो गई हैं ड्यू टू राइजिंग प्राइस ऑफ डॉलर, ठीक है। याद रखो, पहले भी बताया था, प्राइस जो डॉलर के आप और जो रुपी का कंपैरिजन देख रहे हो रोज़ आजकल न्यूज़ में, उसमें रुपी डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, उसमें डॉलर जो है वो बहुत तेज़ी से अप्रिशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑल करेंसीज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा रुपी बैड परफॉर्म कर रहा है, रादर जो है डॉलर बहुत ज़्यादा जो है वो परफॉर्म कर रहा है, अच्छा अप्रिशिएट हो रहा है, जो कि उनकी खुद की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, यूएस की इकोनॉमी के लिए, ठीक है। उससे उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जो है कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, ठीक है। सो एनीवेज, अब हम देखते हैं कि क्या रीजंस हैं। ऑफकोर्स जैसा आपको बताया मैंने कि ट्रेड डेफिसिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स फॉल हो रही हैं, इंपोर्ट का जो है प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है। फिर लेकिन जो हमारी इनविजिबल अकाउंट है, मतलब हमारी आईटी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, फॉरेन रेमिटेंसेस, जो आपको मतलब जो आपके इनटेंजिबल असेट्स जो हैं या इनटेंजिबल अर्निंग्स जो है हमारी, वो जो है क्योंकि बढ़ी हैं, उसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो थोड़ा सा जो है कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है। अगर ये भी हमारी ना बढ़ी होती तो हमारा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था, ठीक है। अब हम कैपिटल अकाउंट में अगर हम देखें तो कैपिटल फ्लोज जो है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे बाहर निकले हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में बहुत इन्वेस्ट करते थे, बिकॉज इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स बहुत अच्छे थे, उनको पैसा ज़्यादा मिल जाता था। लेकिन जब यूएस में भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे, तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे उनको लगा कि यूएस का जो डॉलर है वो अप्रिशिएट कर रहा है, और जो इंडिया की करेंसीज़ हैं यहाँ पर, ये जो नॉट इंडिया बट सारी करेंसीज जो है वो उसके कंपैरिजन में परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगी। तो जो इंडिया जैसी मार्केट थी, इवन चाइना को भी अगर हम लगाएं, यूरोप में तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं जाती थी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, बट जो एशिया की मार्केट्स थी वहाँ की करेंसीज जो है वो पुअर परफॉर्म करने लगी एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर में जो है इन्वेस्टर्स ने प्रेफर किया कि वो वहाँ पर ही इन्वेस्ट करें, और उसकी वजह से इंडिया में भी जो है नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का आउटफ्लो देखने को मिला है हमें, लगभग $14.6 बिलियन का, ठीक है। सो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते क्या हैं? तो करंट अकाउंट तो में मतलब आपकी सारी करंट ट्रांजैक्शंस जो है वो शो होती हैं, क्या हम ट्रेड कर रहे हैं बाकी के वर्ल्ड के साथ, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइवेट रेमिटेंसेस, ट्रांसफ़र्स, जो हमारे रोज़मर्रा के हमारे ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ठीक है। दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है। तो इसमें ट्रेड बैलेंस भी आता है, जो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस, मतलब जितना समझ लो $100 का हमने एक्सपोर्ट किया
$150 का हमने इंपोर्ट किया, तो इस केस में हमारा बैलेंस कितना हो गया, -50, क्योंकि हमारा -50 जो है $50 एक्स्ट्रा गया बाहर। इनविजिबल्स ट्रेड आपका जो ट्रेड इन सर्विसेज होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एट्सेट्रा। और इंडिया का जो ये ट्रेड डेफिसिट होता है वो जो है सरप्लस में रहता है। जो है इंडिया का जो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा नेगेटिव में हो गया है, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पर, एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है। लेकिन जो इनविजिबल्स ट्रेड है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है, वो हम उसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उस जो हमारा इनविजिबल ट्रेड है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इंडिया के पास सरप्लस अकाउंट रहा है 3 सालों तक, 2000 से लेकर साल 2003 तक। रादर 2020 में भी हमने जो है करंट अकाउंट सरप्लस शो किया था आफ्टर गैप ऑफ 17 ईयर्स। अगर हम कैपिटल अकाउंट को देखें तो इसमें वो वाली सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो बहुत बड़े लेवल की हैं, जिसमें कोई ना कोई असेट क्रिएट हो रहा है या फिर कोई ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट किसी को लोन देती है या किसी से बोरोइंग करती है, वो इसमें कैपिटल अकाउंट में आएगा। कोई फॉरेन करेंसी के डिपॉजिट्स जो हैं वो हमारे बैंक्स के, वो भी आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं। एक्सटर्नल बॉन्ड्स इशू कर रही है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर के किसी कंट्री के किसी परचेज या दूसरी कंट्री को जो है वो बॉन्ड इशू कर रही है। एफडीआई जो आ रहा है कंट्री के अंदर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, सिक्योरिटी मार्केट इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिससे इन सब चीज़ों से क्या होता है, असेट्स क्रिएट हो रहे हैं या फिर हमारे कंट्री पे कोई लाइबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो असेट्स अगर क्रिएट हो रहे हैं ज़्यादा और लाइबिलिटीज़ कम हैं, तो ऑफ कोर्स आपका सरप्लस होगा। लेकिन अगर आपके ज़्यादा लोन ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ले रही है या इंडिया में लोन लिया जा रहा है डॉलर्स में बहुत ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स हम डेफिसिट में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब टोटल जो है हमारा लाइबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि कभी भी डेफिसिट नहीं आ सकता। ठीक है, ना तो डेफिसिट आएगा ना सरप्लस आएगा कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि आप जब जैसे ही कोई लोन लेोगे, समझ लो आपने $100 का लोन लिया वर्ल्ड बैंक से। जब आपने $100 का लोन लिया तो आपने $100 के क्योंकि कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, तो आपने $100 का यहाँ पे इंडिया में एसेट भी तो क्रिएट कर दिया ना। तो आपने लाइबिलिटी के साथ साथ असेट भी क्रिएट किया है, तो वो कैंसिल आउट हो गया। इसीलिए आपका कभी कोई करंट अकाउंट का डेफिसिट कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट या सरप्लस नहीं होता है इस अकाउंट में। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है कि आपकी जितनी भी टोटल ट्रांजैक्शन हो रही है विद द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, उसको हम कहते हैं, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है, मतलब आपकी कैपिटल और आपकी जो करंट की जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उसको हम दोनों को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में देखते हैं कि हमारा टोटल कितना पैसा एक तरह से कंट्री से बाहर गया है। ठीक है, सो उसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज ऑफ लोन्स, ये सब कुछ जो है हम लिखते हैं। और जो नेट आउटकम आता है हमारा करंट और कैपिटल अकाउंट्स का, उसको उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारा कितना हुआ है। ठीक है, समझ लो कि आपका करंट अकाउंट में जैसे इस टाइम पर चल रहा है ना, -2.3%, -2.5% का जो है ऑफ जीडीपी हमारा डेफिसिट चल रहा है। अगर उसको हम कैपिटल अकाउंट में देखें, क्या पता इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट्स या फिर बहुत ज़्यादा आई हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उससे असेट अच्छे क्रिएट हो गए हों, तो हो सकता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो फिर भी सरप्लस में रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि जितनी बार आपका करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्राइसिस हो जाएगा। नहीं, क्या पता आपकी कैपिटल अकाउंट में जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है जब अगर आपका कैपिटल अकाउंट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है, तो उस केस में हो जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है, कि मतलब आपके पास जितना पैसा था उससे ज़्यादा आपने बाहर खर्च कर दिया है, तो आपके पास अब जो है फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स कम रह गए हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा 1991 में हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट टू अबॉर्शन। सोशल इश्यूज़ के लिए एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनमेरिड सिंगल वीमेन को भी जो है प्रेगनेंसी अगर 20 से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी हो, तो उसके लिए सेफ़ और लीगल अबॉर्शन जो है वो ऑन पार विद मैरिड वीमेन के राइट्स दे दिए हैं। तो एक्चुअली क्या था कि जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971 और उसका 2003 के रूल्स थे, वो अनमैरिड वीमेन को जो है 20 से 24 वीक्स की जो है अगर उनकी प्रेगनेंसी है तो उनको राइट टू अबॉर्शन नहीं देता था। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैरिड वीमेन। ठीक है, सो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि कोर्ट ने रादर जो टर्म रिप्रोडक्टिव राइट्स है उसको बहुत एक्सपैंड कर दिया। रिप्रोडक्टिव राइट्स में कोर्ट ने बोला कि एक्सेस टू एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में वीमेन को, और कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने ये भी उनकी चॉइस होनी चाहिए।
क्या उनको बच्चे जो हैं वो पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, ये भी उनकी चॉइस होनी चाहिए। या कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये भी उनकी चॉइस होनी चाहिए। उनको पास राइट टू चूज़ सेफ़ और लीगल अबॉर्शन भी होना ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्टिव राइट्स के अंदर ही जो है इसको डाल दिया गया है 4th पॉइंट में। और उनको अब जो है चाहे वो मैरिड वीमेन हो चाहे वो अनमैरिड वीमेन हो, उन सब के आर्टिकल 21 दोनों का होता है। तो उस केस में उनको भी जो है ये राइट टू अबॉर्शन दे दिया गया, ठीक है। तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग भी ये दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे एक मैरिड वीमेन के साथ जो है सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद, वैसे ही हो सकता है कि सिंगल प्रेग्नेंट वीमेन के साथ भी हो गया हो। क्या पता उनको भी जो है अबेंडन कर दिया हो बाद में, ठीक है। क्या पता उनकी भी फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ होगी हो, क्या पता वो भी सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन के विक्टिम हो, क्या पता उनके केस में भी कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो फेल हो गया हो। तो ये सब चीज़ें सिर्फ मैरिड वीमेन के साथ ही नहीं बल्कि एक सिंगल वीमेन के साथ भी हो सकती है। तो इसीलिए सिर्फ इस बेसिस पर जो है वो डिस्क्रिमिनेट करना कि वो वीमेन जो है वो जो है सिंगल है, वो सही नहीं होगा। तो उसके लिए ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज़ को जो है माना है कि इवन मैरिड वीमेन के अलावा सिंगल वीमेन के लिए भी जो है ये MTP एक्ट जो है वो वैलिड होगा। फिर पॉक्सो एक्ट को भी ऊपर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने बोला कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको भी पुलिस को बताना पड़ता था अगर कोई जो है माइनर जो है गर्ल अप्रोच करती थी उनको अबॉर्शन के लिए, तो पॉक्सो एक्ट में क्या होता था कि उस माइनर गर्ल की जो है एक तरह से प्रिवेसी वायलेट हो रही है। उसको अब जब भी किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास वो अबॉर्शन के लिए जा रही है, तो पुलिस को जब बताया जा रहा है तो उसकी जो है वो जो है प्रिवेसी को वायलेशन हो रही है। तो पॉक्सो एक्ट में उन्होंने जो है कोर्ट ने बोला है कि जो है अब जो रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको एग्जेम्पशन दे दी कि उनको पुलिस को बताने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आइडेंटिटी ऑफ माइनर को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर आप उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो जो माइनर गर्ल है जो प्रेग्नेंट हो गई है वो आएगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको डर होगा कि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। तो वो जो है वो सेफ जो है रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स के पास या सेफ जो है प्रोसीजर के लिए जो है वो आएगी ही नहीं, और उससे उनकी जो है वो लाइफ को खतरा हो सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए ही जो है पॉक्सो एक्ट में जो है ये चेंजेस करने को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो एनीवेज हम देखते हैं कि MTP एक्ट जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, वो क्या है। तो इस एक्ट में लिबरलाइज़ किया गया एक्सेस टू अबॉर्शन को 12 हफ्ते से 20 हफ्ते की अगर जो है वो अप टू 12 हफ्ते की अगर कंसेप्शन होती थी तो उसमें एक डॉक्टर के ओपिनियन के बेसिस पे अबॉर्शन किया जा सकता था। अगर 12 से 20 हफ्ते तक की जो है वो प्रेगनेंसी होती थी तो दो डॉक्टर्स के केसेस में के जो है कंसेंट से अबॉर्शन किया जा सकता था। तो बेसिकली इसको जो है MTP अमेंडमेंट एक्ट जो अभी रिसेंटली पास हुआ है उसमें चेंज कर दिया गया, उसमें टाइमिंग्स को जो है बढ़ा दिया गया। तो अगर 20 हफ्ते तक की जो है प्रेगनेंसी होती है तो उस केस में जो है एक डॉक्टर के ओपिनियन के साथ जो है उसको अबॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर 20 से 24 हफ्ते तक की हो जाती है तो उस केस में सेकंड कैटेगरी के अंदर जो है वो उसमें कहा गया कि आप अबॉर्शन 2 डॉक्टर के ओपिनियन के साथ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 7 कैटेगरी ऑफ वीमेन करवा सकती हैं, ये 20 से 24 हफ्ते वाला, ठीक है। तो उस केसेस को जो है डिफ़ाइन किया गया कि कोई सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट है, रेप का है, माइनर है अगर कोई वीमेन, तो ये सब जो है आप कर सकते हो। लेकिन ये कहा, इसमें क्या कहा कि जो है इस एक्ट में अनमैरिड वीमेन को अलाउ नहीं किया गया 20 से 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन कराना, ठीक है। सो क्यों नहीं जो है वो अलाउ किया गया, क्योंकि ये लॉ जो है एक्चुअली जब बनाया गया था तो ये विमेन के राइट्स को के बेसिस पर नहीं बनाया गया था। ये सिर्फ रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। मतलब ये लॉ जो है ये कोई विमेन को राइट टू अबॉर्शन देने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोटेक्शन जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए रेड लाइंस जो है वो क्रिएट करने के लिए बनाया गया था कि कहीं वो रैम्पेंट लेवल पर जो है वो अबॉर्शंस करना शुरू ना कर दें। कोई भी उनके पास अप्रोच करे तो उसकी अबॉर्शन करने को वो तैयार ना हो जाए। तो इस MTP एक्ट का जो इंटेंट था वो कभी विमेन सेंट्रिक था ही नहीं, ठीक है। उसको अब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनाने पे लगा हुआ है
उस लॉ को चेंज करने में लगा, उसके पूरे इंटेंट को चेंज करने में लगा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिविंग विल। ये भी सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपके सोशल इश्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं आजकल, ठीक है। सो अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने पूछा है कि क्या एक सिंगल कमेटी बनाई जा सकती है डॉक्टर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, और जो नेक्स्ट ऑफ किन है टर्मिनली इल पेशेंट्स का, क्या वो इकट्ठे बैठकर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या जो लिविंग विल बनाई गई है वो जेन्युइन है या ऑथेंटिक है, ठीक है। तो लिविंग विल क्या होता है? लिविंग विल के केस में समझ लो कि मैं कोई टर्मिनली इल पेशेंट हूँ, ठीक है। टर्मिनली एक इल पेशेंट हूँ, मतलब मेरी कोई ऐसी बीमारी है मुझे पता है कि कभी भी मैं ऐसी सिचुएशन में जा सकता हूँ कि मैं वेजिटेटिव स्टेट में चला जाऊँगा, ठीक है। वेजिटेटिव स्टेट मतलब कि मैं उसके बाद ना बोल पाऊँगा, मैं कोमा में चला जाऊँगा और मेरे साथ कांटेक्ट करना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ना मतलब मैं मरा हुआ हूँ, ना मैं ज़िंदा हूँ, एक तरह से कोमा के केस में हूँ, परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में चला गया हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जब मुझे पता लग जाता है कि मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें मैं ऐसे स्टेट में जा सकता हूँ, तो मैं एक लिविंग विल बना जाता हूँ, ठीक है। लिविंग विल क्या होती है? लिविंग विल में मैं लिख जाता हूँ कि अगर मैं ऐसी स्टेट में चला गया तो, क्योंकि तब तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँगा, तो अगर मैं लिविंग विल बना के जाता हूँ उसमें मैं लिख देता हूँ कि अगर मैं ऐसी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाऊँ जब भी मुझे आप इलाज मत कराना, मुझे आप पैसिव यूथेनेशिया अलाउ करना, मुझे आप जो है मरने देना, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा तड़प के मरूं, तो मैं लिविंग विल में लिख के जाता हूं कि समझ लो मैं अपने बच्चों के लिए लिख के जाता हूं कि बेटा अगर मेरी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं बात करना बंद कर दूं और मैं, क्योंकि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है, ऐसा कभी भी हो सकता है मेरे साथ, तो जब भी ऐसी सिचुएशन अगर आए कि मैं बात करना बंद कर दूँ और मैं कोमा की स्थिति में चला जाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे तड़पने के लिए मत छोड़ो, आप मुझे मरने देना, आप मुझे मेरा इलाज मत करवाना, ठीक है। सो अब ऐसे लिविंग विल के केसेस को वेरीफाई करने के लिए कि क्या जो पर्सन लिविंग विल बना के गया है वो, क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या एक सिंगल कमेटी उसको एनालाइज कर सकती है कि क्या वो लिविंग विल सही है या नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कहीं बच्चे अपने माँ बाप के जो है पैसे को हड़पने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो है वो लिविंग विल का ड्रामा करके अब उनको मरने दे, ठीक है। सो इस केस में ज़रूरत पड़ती है ना ऑफकोर्स कि एक कमेटी हो जो एटलीस्ट इस चीज़ को एनालाइज करे कि क्या वो लिविंग विल सही है या नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो कंसीडर कर रहा है इस 2018 की रूलिंग को, जिसमें पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया गया था। अब हम देखते हैं पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है, ठीक है। पैसिव यूथेनेशिया वो होता है कि एक पेशेंट समझ लो कोमा में पड़ा है, ठीक है। कोमा में अगर पड़ा है और जो है पैसिव यूथेनेशिया में क्या होगा कि आप उसको उसका जो है समझ लो वो वेंटिलेटर पर है, आप उसका वेंटिलेटर को बंद कर देते हो, ठीक है। मतलब उसको आपको अगर वो, या फिर उसको कोई इंजेक्शन रोज़ लगते हैं ज़िंदा रखने के लिए, वो इंजेक्शन देना बंद कर देते हो, मतलब कि हमने तो सिर्फ जो है ट्रीटमेंट को बंद किया है, अब वो अगर जीना चाहता है तो जी ले, ठीक है। ऑफकोर्स वो नहीं जी पाएगा, तो आप उसको एक तरह से पैसिव यूथेनेशिया कर रहे हो, आप उसको अपनी तरफ से उसको आप जानबूझकर मार नहीं रहे हो, कोई ऐसी दवाई नहीं दे रहे हो या कोई आप उसको ज़बरदस्ती किल नहीं कर रहे हो, जैसा कि एक्टिव यूथेनेशिया में होता है। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसे बेड पर आ गया है और वो तड़प रहा है, आपको दिख रहा है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा पेन में है, मरना चाह रहा है पर मर नहीं पा रहा है, तो उस केस में जो है डॉक्टर्स की परमिशन के साथ, मतलब ऑफ कोर्स सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ के साथ उसको ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाता है कि जिससे जो है वो मर सके, ठीक है। वो होता है एक्टिव यूथेनेशिया, जिसमें आपने जानबूझकर कुछ ऐसा करके उसको जो है वो मार दिया है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू दैट पैसिव यूथेनेशिया होता है कि आपने उसका ऑक्सीजन सपोर्ट हटा लिया या आपने जो उसके लाइफ सेविंग जो मेडिसिन चल रही थी उसको देना बंद कर दिया ताकि वो चैन से मर सके, ठीक है। तो पैसिव यूथेनेशिया तो इंडिया में अलाउ कर दिया था 2018 में, लेकिन अभी तक जो है एक्टिव यूथेनेशिया को अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। सो एनीवेज हम देखते हैं कि लिविंग विल जो है उसके प्रोसीजर को 2018 की जजमेंट में बहुत ही कम्बरसम बना दिया गया था। मतलब पहले आप ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट जो है मल्टीपल कमेटी से दिखानी पड़ती थी, पहले डॉक्टर से, फिर मैजिस्ट्रेट से परमिशन लो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लो, जबकि वो पर्सन जो है लिविंग विल दे के गया है अपनी कि मैं अगर ऐसे स्टेट में आ जाऊं तो आपको मुझे मरने देने के लिए छोड़ना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा इलाज हो, मेरे को जल्दी से जल्दी वहाँ पर मुक्ति चाहिए। अगर ऐसा लिविंग विल कोई बना के गया है और 2018 में पैसिव यूथेनेशिया अलाउ कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद बहुत सारी मल्टीपल कमेटीज़ ऑब्जर्व जो है इमर्ज हो गई। डॉक्टर्स की कमेटी से पहले अप्रूवल लो, मैजिस्ट्रेट के जो है कमेटी से अप्रूवल लो, फिर जो है
एक तरह से जो हॉस्पिटल ट्रीट कर रहा है, जो फिजिशियंस ट्रीट कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया। उनकी वो एक कमेटी बनाएं, फिर लिविंग विल को एक्टिवेट करें, और जो है उसके बाद ही जो है वो पैसिव यूथेनेशिया जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस पूरे प्रोसीजर को इतना कॉम्बरसम कर दिया गया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास जो है वो जब पटिशन गया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक ही कमेटी बना दो, उसकी परमिशन के बाद, उसकी वेरिफिकेशन के बाद उस लिविंग विल के मुताबिक हम उस पर्सन को जाने दें। ठीक है, सो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, हम पूछ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा हो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्लाई में अभी दिया है कि हम जो है अगर आप कमेटी के अंदर नेक्स्ट ऑफ किन को रखोगे, उनके बच्चों को रखोगे उसकी वेरिफिकेशन के लिए, तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको बोला कि क्या पता प्रॉपर्टी के लिए अपने जो है पेरेंट्स को जो है बच्चे मारने को तैयार हो जाते हैं। हमने देखा है सोसाइटी कितनी ख़राब हो चुकी है। तो हम उस लिविंग विल के ऊपर हम ये नहीं ट्रस्ट कर सकते, अगर वो नेक्स्ट ऑफ किन उसके ऊपर हामी भर रहा है तो हम ये ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर। ठीक है, जो डाइंग पर्सन के नेक्स्ट ऑफ किन है, तो आप उसको उस कमेटी में हम उसको उसकी जो है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दोगे उस नेक्स्ट ऑफ किन के स्टेटमेंट को, तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्लाई में ये बोला है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है, जानबूझकर कोई जो है लीथल ड्रग दे के किसी पेशेंट को मारना जो कि मुक्त होना चाहता है। पैसिव यूथेनेशिया में सिंपली आप जो है बस उनकी दवाइयाँ देना बंद कर देते हो, या उनकी जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम चल रहा है उसको ऑफ कर देते हो, तो ताकि वो अपने आप ही जो है वो डेड हो जाएं। ठीक है, सो अरुणा शॉनबाग का केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 2011 का। उस केस में जो है वो एक्टिव यूथेनेशिया जो है वो पैसिव यूथेनेशिया उनको दिया गया इंडिया में पहली बार, और उसी के बेसिस पर ये जो है इंडिया में ये लीगलाइज भी हुआ। ठीक है, तो लिविंग विल यही होती है, पर्सन की का राइट होता है, आपका मेरा किसी का भी राइट है कि हम अपने नेक्स्ट ऑफ किन को बोल सकें कि अगर मैं ऐसी स्टेट में चला जाता हूँ तो आप मेरा इलाज मत कराना, क्योंकि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं पेनफुल मौत नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि जो मैं 20 साल तक 10 साल तक कोमा में पड़ा रहूँ और रोज़ के रोज़ तड़पूँ। तो प्लीज़ अगर मैं ऐसी स्टेट में चला जाऊँ तो आप प्लीज़ मेरा इलाज बंद कर देना। ठीक है, सो जो है उसका प्रोसीजर जो है अभी बहुत ही कम्बरसम है, उसी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ईजी करने में लगा हुआ है। ठीक है, सो द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट जो है इल पेशेंट्स का जो है लॉ लेकर आई थी, रादर बिल लेकर आई थी गवर्नमेंट जो है हेल्थ मिनिस्ट्री 2016 में। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम ये राइट नहीं देना चाहते लिविंग विल का। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला था सुप्रीम कोर्ट को कि हम राइट नहीं देना चाहते लिविंग विल का, क्योंकि इसमें इसकी ऑथेंटिसिटी को जो इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने लिविंग विल दी है अपने बच्चों को, और उसको ऑथेंटिकेट करना, ठीक है, कि क्या ये सच में मैंने ही दी है, क्योंकि जब एक बार मैं वेजिटेटिव स्टेट में चला गया तो वो कमेटी जो है उसके पास तो सिर्फ सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट मेरे साथ मेरे बच्चे ही रह जाएंगे ना। तो इसीलिए केस में जो है गवर्नमेंट ने बोला था कि हम नेक्स्ट ऑफ किन के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए लिविंग विल जो है हम लोगों को राइट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जब कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पैसिव यूथेनेशिया को लीगली अलाउ किया, तो ये केस जो है वो डिफरेंट हो गया। तब जो है लिविंग विल को एक तरह से अलाउ कर दिया गया। ठीक है, सो अब जो है गाइडलाइंस जो हैं वो इशू भी करी सुप्रीम कोर्ट ने, और जो है लेकिन वो गाइडलाइन से जो है ये पूरा जो है केस और ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि अब आपको पता लग गया, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत सारी जो है मल्टीपल कमेटीज़ के परमिशन के बाद ही उस लिविंग विल को रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में राइट टू प्राइवेसी में ये भी बोला कि कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी भी है, आपको जो है अगर एक पर्सन को राइट टू डाई भी है। ठीक है, एक तरह से मतलब कि मैं एक राइट टू डिग्निफाइड डेथ भी मेरे पास है, अगर मैं ठीक से मरना चाहता हूँ तो वो भी मेरे राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। ठीक है, सो अरुणा रामचंद्र शॉनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2011 का केस था। इसके अंदर पैसिव यूथेनेशिया जो है वो अलाउ किया गया, और इस लेडी को जो कि एक नर्स थी उसको अलाउ किया गया कि वो पैसिव यूथेनेशिया से मर सके। ठीक है, आफ्टर ऑफ कोर्स 36 ईयर्स उनको जो है ये अलाउ किया गया था। सो
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल्स। तो आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने जो है 50 एक्सक्लूसिव एंड सॉरी आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल्स क्राफ्ट जो है इंडिया में उनको रिकग्नाइज़ किया है। तो तोड़ा एम्ब्रॉयडरी और सुनगाड़ी तमिलनाडु से, हिमरू हैदराबाद से, बांधा टाई और डाई संबलपुर उड़ीसा से, ठीक है। ऐसे ही चंबा रुमाल हिमाचल से, ये सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल। तो आपको पता है कि इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्ल्ड के फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल का भावनगर में, गुजरात में। तो इतना ही है, वैसे तो बेसिकली आपके लिए यही सब जो है प्रीलिम्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। तो 3 साल का प्रोजेक्ट है, 4,000 करोड़ रुपए लगे हैं इसमें। और भावनगर पोर्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के पास पड़ता है, और इवन वो हमारी नदर्न इंडिया से भी जो है रेलवे लाइन से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। 2026 से ऑपरेशनल हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशन गरुड़। तो ये आपके सिक्योरिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सीबीआई ने एक मल्टी फेज ऑपरेशन निकाला है गरुड़ नाम का, ताकि कंट्री के अंदर जो भी ड्रग नेटवर्क्स चल रहे हैं इंटरनेशनल लिंकेजेस के साथ, उनको डिसमेंटल किया जा सके। तो ये बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में इंटरपोल और एनसीपी के साथ जो है वो सीबीआई ने कंट्री में ड्रग नेटवर्क्स को टारगेट किया है, जिनके इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स थे। अपार्ट फ्रॉम दैट 8 स्टेट्स की और यूटी की पुलिस भी इनके साथ इन्वॉल्व हुई थी इस सीबीआई के एक्शन में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is adultery. So this topic is also important for your social issues. So recently, a 5-judge bench of Supreme Court was hearing a plea by the central government, which was seeking clarification from court's earlier judgment on adultery. So you know that adultery was decriminalized and it was declared unconstitutional in 2018 in Joseph Shine versus Union of India case. So what is adultery? So adultery means that a married man, let's suppose a married man is A and his wife is B, and there is another married man C and his wife is D. So if A enters into a sexual relationship with D, who is the wife of C, and then of course this person, this C, whose wife this sexual relations have been made, can bring A into a court of law saying that this person A has made sexual relations with my wife D, and that is adultery. So it means a betrayal. It is a form of betrayal, but it rests upon the assumption that the wife of C, that is D, is the property of C. That's why only C can take A into the court of law, but not B, because B is the wife of A. Okay, so because B is the wife of A, she should also have been able to take D into court, like wife versus wife should have been the case, because she has also been betrayed. But that was not the case in adultery law, and that's why it was declared as unconstitutional, because it was found to be it was not found to be gender neutral. Okay, but the case is different here, the topic that we are discussing at this moment. So actually central government was seeking to clarify from the court that when we took in 2019, when the army took action against its personnel under the Army Act for adultery, it was declared invalid by the Armed Forces Tribunal, because this Armed Forces Tribunal said that there is Joseph Shine judgment now, and adultery is not valid anymore, and adultery is unconstitutional now. So the central government said that if adultery would be decriminalized in even the army, then these officers who are serving in far-flung areas, they will continue to remain insecure about their families who are far away from them, and this will also be indiscipline for the army if this adultery happens within the army. Okay, and the government also said that the army's adultery law is not gender biased, it is gender neutral, because we also punish the female officers who have indulged into the act of adultery. So the Supreme Court has agreed with the central government over this. Supreme Court has said that okay, we know that adultery would cause pain and shake the life of the officers who are serving away from their home, and also
because it is a matter of discipline in the army. Okay, so the Joseph Shine judgment cannot function in the army, and that's why kind of adultery has been viewed as a disciplinary indisciplinary act, and it has been basically allowed. This adultery law has been allowed in the army now. Okay, so what is adultery? Like I've explained you in in the simple form of A and B and C and D. So it is basically a voluntary sexual intercourse done by a married person with the partner who is other than his or her spouse. Okay, so section 497 of the IPC was a criminal offense in India, but in 2018, in Joseph Shine versus Union of India case, the Supreme Court found it very archaic, and it was declared as unconstitutional because it was violating Article 14. So how it was violating Article 14? Because you are not considering women as equal participants in a marriage, so that's why you are giving right to only men to deal with each other with using the adultery law, but you are assuming that the women has not been cheated. Okay, also Article 15 was found to be violative because there is this sex related discrimination in this act. That's why gender stereotypes were created, so it was found to be violative of Article 15 also. It was found that Article 21 was also violated because it was denying women their sexual autonomy. So that's why this act has been declared as invalid, and it was declared unconstitutional in 2018. So the next so the next topic is current account deficit. This topic is important for our economy section. So India's current account deficit has widened to 2.8% of the GDP, which is the highest level in the last 4 years. Why is it happening? Because India's trade deficit is widening. So the trade, that is your export minus import, it is widening. So we are having this negative balance in our trade. So the more money is going into our imports than we are exporting. So that's why we are having a negative balance here. But because this negative balance is more, but it is getting some relief because we are getting a positive balance in invisibles account. Okay, so we are making services export, and we are getting foreign remittances. So that's why this CAD is not as high as the economists were predicting. Even the capital outflow is there. The net foreign portfolio investors who were earlier investing in India because interest rates were high in India, but are slowly picking up, pulling back their investments from India and investing back into US and other developed countries, because now even their economies are moving towards high interest rates. Okay, because they are currently dealing with inflation, so they have to increase the interest rates. So now these foreign portfolio investors, they are investing in their own economy because own economy is investing high interest rates. So what is current account? So basically all kind of current transactions are noted into this, like your export, import, interest payments, private remittances, transfers, etc. So trade balance and invisible trade, this is recorded in the current account, and based upon the figure now, if it is in minus, then of course it means that we have a current account deficit, and if it is in plus, then we have a current account surplus. So we had cases when we had a current account surplus between 2000 and 2003, and even in the year 2020, because imports were virtually non-existent at that time. So we had this current account surplus after a period of 17 years. In capital account, we get transactions noted, any transaction which is creating any asset in India, and because whenever you are creating an asset and using any foreign money, you are also having a liability. So that way this entire balance gets neutralized. That's why there is no deficit or surplus in the capital account. So what is balance of payment? So balance of payment is basically any total of current account and total of capital account. So if current account is having a negative balance of, let's say, 100, but the capital account is having a balance of 100, balance of 20, then it means that you have minus 80. That is a balance of payment crisis, which means that your excess
dollars have been, or your excess of foreign reserves have been paid outside, and you have little currency left now, which happened in India in 1991, which was the balance of payment crisis. So basically, balance of payment is looking at how much foreign reserves have either been created or it has been destroyed during the course of a certain period of time. Okay, so the next topic is right to abortion. This topic is important for your social issues. So recently, a landmark judgment has been given by Supreme Court, giving unmarried and single women the right to get abortion between the 20 to 24 weeks period. Of course, there are certain 7 categories of women who can get abortion until this period, and now earlier it was only valid for married women, but now it would also, these conditions would also be valid for unmarried women also. So Supreme Court has said that Medical Termination of Pregnancy Act was not allowing unmarried women between 20 to 24 weeks pregnant to get abortion, but Supreme Court observed that women have intrinsic reproductive rights. So this reproductive rights now have been widened. Of course, the under the fourth category, it is saying that the women have right to choose safe and legal abortion. So when every woman has the reproductive rights, then of course every woman would have this right to choose safe and legal abortion also. Okay, so that would of course apply to unmarried women also. So it was found that Article 21 of the of an unmarried woman was being violated regarding the right of choice to have a child or not. So now this has been declared as valid for even unmarried women. So the court was saying that if there is a single pregnant woman, then she is also at par with the married women, because there she could have also experienced some change in her circumstances as that of a married pregnant woman. Then why you are only allowing the married women? Okay, so it is violation of right to equality before the law and equal protection of law. So that's why Supreme Court has said that even unmarried women would be allowed to have an abortion under the same under the same categories as mentioned in the MTP Act of 1971. There is one more there is one more law in which the clarification has been given. So what was happening is that under POCSO Act, if a minor girl was visiting a registered medical practitioner for getting abortion, then this registered medical practitioner was to notify the police regarding the details of the minor women approaching them for an abortion. So it was violating the right to privacy of that minor pregnant girl. So Supreme Court said that it also dissuades these minor pregnant women to get abortion, because they were fearing that their identity would be disclosed in the public, and that's why they were not willing to get abortion from registered medical doctors, and they had to resort to some lunatics or some local people to get their abortion. So now the Supreme Court has said that these registered medical practitioners, they do not have to inform the police so that identity of the minors can be prevented, and in line with the minor girls' right to privacy and reproductive autonomy, this change has been made. So what is the MTP Act of 1971? Of course, it liberalizes access to abortion. So earlier, and as per the 1971 Act, if there is a pregnancy up to 12 weeks from conception, then with the opinion of one doctor, the termination of that pregnancy could be done. If the pregnancy has reached the 12 to 20 weeks of stage, then opinion of 2 doctors was required. But in the second case, if the doctors in between 12 to 20 weeks, the doctors had to determine if if this elimination or termination of pregnancy would involve the risk to a pregnant woman's life or not. Okay, so but under the MTP Act of the recent amendment that has been done just last year, the opinion of one doctor was required up to 20 weeks, and for 20 to 24 weeks the opinion of 2 doctors were required, but only
in seven situations or seven category of women, this termination of pregnancy could happen between the ages of 20 to 24 weeks. Like if the woman is a survivor of sexual assault, or the woman is a minor, and only in that category of cases the abortion could be performed up to 24 weeks. Okay, but still it was not giving the right to unmarried women to get abortion between this time period. It was only allowing the married women to get this right. So why it was not giving the right? Why this unmarried women were not given the right? Because when this MTP Act was passed, it was not passed as a some right for women, or a right or a social enlightenment for or in case of the government for women. So it was actually passed only to rein in the medical practitioners who were performing abortions. So this was only creating red lines for the medical practitioners, and it was never intended. The intent of the law was never towards women, but towards it was aimed to regulate the medical practitioners also. Okay, so that's why this law was passed using a moralistic lens. So the next topic is living will. This topic is also important for your social issues. Recently, Supreme Court, the Constitution Bench of the Supreme Court has asked if we can form just a single committee of doctors, judicial officers, government officers, and the next of kin of a terminally ill patient to sit together and analyze if the living will is genuine or not. Okay, so what is this case? First of all, we have to understand what is active euthanasia and what is passive euthanasia. So let's suppose that a person is terminally ill. A person is suffering from such a disease that he would not be able to recover from it, and he has to wait for his death. Okay, so in that case, that person could see, is seeing death in front of his eyes. So what he could do is that he could ask, or he could write a will saying that if I enter into a vegetative state. What is a vegetative state? It means that if I enter into, let's suppose, coma, from which stage until my death I would not be able to respond to any person, I would not be able to communicate, I would be in coma. In that case, if I enter into such a state, please let me die, please do not keep me alive just for the sake of keeping me alive. Do not get me medical treatment, let me die in peace. In that case, so that's a living will. This person is saying that let me die, I do not give me medical treatment just to keep me alive, because I would keep on suffering until if you keep me alive forcibly. So in that case, this person, until he can speak or write, he would make this living will to his, of course, to his children, who is which means the next of kin of that terminally ill person. So what was happening here is that in 2018 the Supreme Court allowed passive euthanasia. So now we have to understand what is active euthanasia and passive euthanasia. So let's suppose that a person is in coma, okay, and he has no scope of coming back to normal life again. So what happens is that you are seeing that your relative, let's say in this case your parent, is suffering each moment that he or she is in coma. Then passive euthanasia can be exercised as per the 2008 Supreme Court ruling. What is passive euthanasia? Just to liberate that person from this pain, or that they are suffering in the state, or in this vegetative state, or in the state of coma, you just remove the life support system that is keeping the person alive. Okay, like if I remove the ventilator, if I stop giving them medication so that they can die peacefully. Okay, that is passive euthanasia. So you are not killing them, you have just stopped giving them those things which were keeping them alive. Okay, so that is passive euthanasia. What is active euthanasia? Let's suppose this person is in coma, in the state of coma. This person will, if
if this person wants to die, you can feel that, okay, or the person has written in the living will that I want to die, please don't keep a treatment upon me, because let me die in peace. So in that case, what you do is you inject a lethal drug or a lethal injection into that person so that this person will die. Okay, so that's why you are actively killing that person. Okay, as compared to passive euthanasia, in which you have just stopped giving them treatments, you have put that person on their own. That is passive euthanasia. So in 2018, passive euthanasia was allowed, but active euthanasia is still illegal in India. So living will was also allowed. So only if a person, let's suppose that let me take example on myself. If I am in a such a condition that I know that I can go into coma anytime, so I would write a living will saying that if I enter into in this stage of coma or a vegetative state, please let me die using passive euthanasia. Stop giving me treatment. Do not give me any medicine. Do not put me on ventilator. Let me die in peace. But to verify this living will that I have created for myself, and I have shared it with my children, if let's suppose tomorrow I go into coma, my children would want me to die using this passive euthanasia because that was my last wish. But the Supreme Court judgment said that this living will has to be verified. How would the Supreme Court, or let's suppose how would the government would know, or how would the doctors would know that I have written this living will and my child is not making it up? Okay, child is not making it up. So for that, multiple permissions from multiple committees had to be taken, and only after that this living will could have been activated. So now Supreme Court is saying that we have created this procedure, now it is very cumbersome. Can we make just one committee to verify this living will? So that this is in response to that, the central government in the court has said that we are skeptical to the next of kin, which is of a dying person, which is of course my children. So we are skeptical that these children may be using just this this excuse of living will, because they want their father or their mother to die, and to for any reason, probably for property reasons mostly. So we cannot trust the next of kin of a dying person. That is what central government has said, which is a valid argument. But of course Supreme Court will see if a single committee can be formed, in which of course next of kin will just be another member, and it will not be having any superior voice than the other members of this committee. So like I've explained you already what is active euthanasia and passive euthanasia. I've also explained you what is living will. If I see that I may enter into a vegetative state, then I can sign a living will telling my children that please let me die. Don't take me to the hospital, or don't give me any treatment, because I want to die in peace. So that is living will. Currently, it is a very difficult procedure to get it valid. And so what is the background of this story? So actually living will was not something that just came up suddenly in 2018. Actually the medical treatment of terminally ill patients bill was also introduced by the Union Health Ministry in 2016, but the health ministry said that we do not want to give people the right to make living wills because that could be misused. But in 2018, when the Supreme Court allowed passive euthanasia in India, so this living will was also allowed, but the procedure was made very difficult. So Supreme Court, while allowing this passive euthanasia, it also in 2017 case, right to privacy case, said that a person has a right to dignified death. That's why this passive euthanasia should be allowed. A person, if I want to have a dignified death for myself, I should be allowed to do that. Okay, that's why Article 21 allowed as passive euthanasia. So this case is very important. Aruna Ramchandra Shanbhog versus Union of India case, in which the person was in vegetative state for 36 years. Only after that the Supreme Court allowed passive euthanasia for her.
So the next topic is 50 iconic Indian textiles. So this topic is important for your art and culture section. So this topic, UNESCO has released a list of 50 exclusive and iconic heritage textile crafts of the country. All these names have been mentioned. I do not need to explain them. So Toda embroidery, Sungadi from Tamil Nadu, Himru from Hyderabad, Chamba Rumal from Himachal. So all these have been mentioned already here. So the next topic is world's first CNG terminal. This topic is important for your economy section. PM Modi has recently laid the foundation stone for world's first CNG terminal at Bhavnagar in Gujarat. So it's a 3-year-old project, and almost 4,000 crore worth of investment would be made. And why Bhavnagar is important? Because it is in close vicinity to the Dholera special investment region, and it is also connected to northern hinterland through a railway line. Okay, so it would be made operational by 2026, and it would be the first CNG terminal of the world. So the next topic is Operation Garuda. So this topic is important for your security and social issues topic. So CBI has recently launched a multi-phase Operation Garuda to dismantle drug networks which are having international linkages. So this CBI is doing this in close coordination with enforcement agencies like Interpol and even NCB. The target is to ensure that these drug networks who are having international footprints, who are working in India, must be reined in or must be controlled. In this operation, the police departments from 8 states and UTs have also participated. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.